कई बार ऐसे गिव अप करने का भी मन होता है, बट देन जस्ट एक थॉट स्ट्रक करता है माइंड में कि शुरू किस लिए किया था। ऐसा मानते हैं कि अगर आपको फौज में ऑफिसर बनना है तो आपके घर में कोई ना कोई डिफेंस बैकग्राउंड का होना चाहिए। मतलब जब एनडीए और बोर्ड्स की प्रिपरेशन साथ साथ, तो जैसा उसने बताया था कि सिलेबस बहुत अलग है नहीं। जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके लिए सर मैथ्स तो सेम है। जीएस पार्ट सर जैसा मैंने कहा पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, लास्ट में उसको सिर्फ, क्योंकि आप जितनी बार बोल लो तब भी बच्चों के मन में वो चलता रहता है कि यार बोर्ड्स अलग चीज़ है, जेई हो गया, एनडीए हो गया, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन अलग है। ये एक मिथ ही है कि एनडीए और बोर्ड्स को हम साथ में प्रिपेयर नहीं कर सकते। बहुत बच्चों को लगता है कि यार मॉक देना सच में ज़रूरी है क्या। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म डिफेंस वाला। Today we have 4 cadets who are going to join National Defense Academy and they have cleared SSB for NDA 1 2024. So let's start the discussion, let's start the conversation, and I'm hopeful that this conversation is going to help you a lot and will clear a lot of your myths regarding the SSB, and you will get a lot of insight for your preparation. Any kind of problem that you are facing, they have already faced those things, they have already overcome those kind of challenges. जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वो आपका रिटन पार्ट हो, चाहे आप सोच रहे हैं कि रिटन के साथ एसएसबी कैसे करेंगे, डे टू डे लाइफ में कैसे मोटिवेटेड रहें, तो हमारे साथ है 4 कैडेट्स जो आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि इनके जीवन में वो चीज़ें कैसे आई, कैसे इन्होंने टैकल किया, एंड अब इनको कैसा लग रहा है उन सारी जर्नी को पार करके जब ये फाइनली जा रहे हैं अपनी ड्रीम एकेडमी नेशनल डिफेंस एकेडमी में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स congratulate them. We have Avino, Arnav, Kushagra and Akshay. First of all, congratulations to you all guys. First question that I would like to ask you that how are you feeling? मतलब ठीक है, हो गया जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे फाइनली, मतलब पता नहीं कितने सालों की मेहनत, कितने महीनों की मेहनत, बहुत सारी जगी हुई रातें, बहुत सारे पूरे दिन मेहनत करे हुए, फाइनली वो दिन आ गया है कि अब आप वहाँ जा रहे हैं जिस चीज़ के लिए आप मेहनत कर रहे थे। कैसा लग रहा है आपको? Sir, firstly, thank you for this opportunity that I can interact with the students. The first and the foremost feeling is of proud. My family and all those who know me and in my own eyes have feeling lots of proud on myself. Second is the self-satisfaction कि कर लिया यार, अब खत्म हो गया है. So yes, there is a sense of achievement in us and it actually has boosted my morale and confidence. So it has really been like a dream come true for me. ड्रीम कम ट्रू। हाउ आर यू फीलिंग? सर फीलिंग वेरी ग्रेट सर, इतनी मेहनत की उसके लिए और अब मिल रहा है तो अच्छा लगता है, और इतने एफर्ट्स डाले वो वर्थ इट लगता है टाइम के बाद। सो दिस वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट? यस सर। ये तो बड़ी अचीवमेंट है यार कि पहले अटेम्प्ट में ही यू आर क्लियरिंग योर रिटन एंड यू गॉट रिकमेंडेड, यू गॉट मेडिकली फिट एंड मेरिट इन एज वेल। यस सर। एंड हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर फैमिली, लाइक जब उनको पता चला कि बेटा फाइनली अफसर बन रहा है यार? सर पेरेंट्स को तो सर बहुत अच्छा लगता है कि इतना इज्जत मिल रही है, सब पूरा कि मतलब सब लोग पूछते हैं तो बहुत प्राउड फील करते हैं पेरेंट्स कि अब कुछ अच्छा किया है काम। अच्छा। और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, मतलब इतनी लंबी जर्नी के बाद फाइनली दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट, मतलब फैमिली प्राउड तो कर ही रही होगी। फैमिली के साथ कई बार ये होता है कि जब आप अफसर बनते हो ना तो आसपास का भी पूरा माहौल चेंज हो जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ क्या कभी? जी सर, मतलब ऐसा हुआ है कि जैसे कि रिकमेंड होने के बाद जब मैंने घर पे बताया तो उसके बाद फिर हम तो मेडिकल्स के लिए होते हैं, हमारे पास फ़ोन नहीं आते, लेकिन फिर घर वालों के पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन गए, सभी रिश्तेदारों के, और मतलब वो वाली चीज़ जो भी सोसाइटी में और भी लोग थे लोकेलिटी में, सभी ऐसे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, बोल रहे थे कि मिलना है और वो सारी चीज़ें, तो वो मतलब बहुत अच्छा फीलिंग आती है अंदर से कि पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया। ये तो होता है यार कि हर बच्चे का ये सपना होता है कि भाई अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, तो प्राउड तो तुमने फील करा दिया। या सर स्पेशली वो जो प्लस साइन होता है जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, दैट प्लस साइन, तो सर जिस दिन वो मिलता है सर उस दिन लगता है कि यार आज वो पा लिया। फिर मैंने तो सर इंडिविजुअली घर पे मना किया था कभी किसी को मत बताना, नज़र लग जाएगी। बट सर वो मम्मी को होता है, पापा को होता है कि नहीं यार मेरा बेटा हुआ है, तो लेटर ऑन आई टू रियलाइज्ड कि नहीं यार, मतलब घर वालों को प्राउड फील ही तो कराना था। तो अब वो हो रहे हैं, वो बता रहे हैं, तो वो ज़्यादा प्राउड फील कराता है सर कि मेरे वजह से मेरे घर वाले, वो जो आंखों में चमक सर जब घर से एसएसबी से सर जब वापस आते हैं हम ट्रेन में,
फिर जब घर वालों से मिलते हैं तो सर वो मोमेंट होता है जिसके लिए हम सर इतनी मेहनत करते हैं। और मेरिट इन होने के बाद तो पेपर में भी नाम आ जाता है, आए तो तुम हाँ लोगों सर, के पेपर में हाँ सर, क्योंकि मैं प्रतापगढ़ से हूँ तो वहाँ का एरिया थोड़ा ऐसा है कि वहाँ पे थोड़ा होने पे नाम आता है। हाँ, ऐसा होता है कि जब आप किसी छोटे इलाके से होते हो ना, किसी छोटे शहर से, किसी गांव से जब आप अफसर बनते हो तो उस समय पेपर में आपका कटआउट आता है, और पेपर में आने के साथ ही बड़े बड़े आसपास के जो नामी गिरामी लोग होते हैं वो भी मिलने आते हैं, तो वो तो माहौल होता है। बड़े शहर में रहते हो तो ठीक है, लेकिन फाइनली अच्छा, ये मतलब फौज एक ऐसी चीज़ है कि जो बिना इंस्पिरेशन के नहीं हो सकती। मतलब फौज इज़ नॉट अ काइंड ऑफ जॉब, आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे होते तो मतलब कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से मिली कि मुझे यही करना है? सर फॉर मी माय फादर वाज माय इंस्पिरेशन। सर वो सीआरपीएफ से रिटायर्ड एंड ही वाज फ्रॉम ओआर रैंक। ओके। तो मेरा तो पहले सपना था कि मुझे डिफेंस में जाना है, बट लेटर ऑन भैया मेरे ओटी पास आउट है एंड ही इज लेफ्टिनेंट कर्नल राइट नाउ, कजिन। योर कजिन, ओके। सो वहाँ से फिर मुझे लगा ओके मैं ऑफिसर के लिए जा सकता हूँ थ्रू एनडीए। फिर फाइनली फौज में जाने का सपना तो पापा को देख के आया सर, इंस्पिरेशन वही है। फिर धीरे धीरे व्हेन आई एक्सप्लोर्ड कि हम कैसे जा सकते हैं, तो सर एनडीए जो फर्स्ट एक होता है ना, फर्स्ट डोर फर्स्ट डोर, 12th एग्जैक्टली, तो वो सर बड़ी चीज़ थी। बिल्कुल। ऐसी कहावत भी है कि क्रीम ऑफ द नेशन गोज टू एनडीए, एग्जैक्टली सर। तो यू गाइज आर क्रीम ऑफ द नेशन, यू आर गोइंग टू जॉइन एनडीए, है ना। कई बार ऐसा भी होता है ना कि इंस्पायर्ड तो हम रहते हैं फौज के लिए, एक बार अगर फौज का कीड़ा काट जाता है तो फिर हमें कुछ और दिखता नहीं है, लेकिन ये जर्नी ऐसी होती है, एक रोलर कोस्टर टाइप होती है कि मतलब अप डाउन आते ही रहता है। तो मतलब कभी आपने फील किया कि यार अब लग रहा है कि नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मोटिवेशन डाउन, और ऐसा हुआ कभी इस जर्नी में? सर मेरे साथ काफ़ी बार हो चुका है सर, ये काफ़ी आम चीज़ भी है। जब आप किसी चीज़ के लिए एक्चुअली में डेडिकेटेड होते हो और आप किसी चीज़ को लिए एफर्ट्स डालते हो, तो लाइफ इज़ लाइक अ रोलर कोस्टर ओनली, अप एंड डाउन्स, और विदाउट दोज अप एंड डाउन्स देयर इज़ नो थ्रिल इन लाइफ। जब तक वो अप एंड डाउन है तभी तक आप जिंदगी जी रहे हो, उस एडवेंचरस मूड में हो। तो हाँ, मेरे साथ वो कई बार ऐसे गिव अप करने का भी मन होता है, बट देन जस्ट एक थॉट स्ट्रक करता है माइंड में कि शुरू किस लिए किया था। बस वो सोचता हूँ, फिर लगता है कि यार जब इतनी दूर आ गया, थोड़े से और एफर्ट्स डाल लो, क्या पता वो मिल ही जाए। अनफॉर्चुनेटली वहाँ तक हम पहुँच ही गए, वो मिल ही गया। सो ये अप एंड डाउन्स आते हैं, बट वही आपको उनको टैकल करना होता है। हार नहीं मानता, जो लास्ट तक खड़ा रहता है वही जीतता है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप ऐसे किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो जैसे एनडीए, सीडीएस और एनीथिंग लाइक दिस, तो उसमें ना एक ये वाई फैक्टर बहुत स्ट्रांग होता है कि अगर आपका वाई स्ट्रांग है तो आप गिरोगे और फिर उठोगे। व्हाट वाज योर रीजन, व्हाट वाज द आंसर ऑफ योर वाई, कि वाई एनडीए? So for me, the biggest inspiration was my father, and the why was within myself only. You know, अगर आप कभी किसी एनडीए कैडेट को या किसी ऑफिसर को देखेंगे तो देर इज़ अ डिफरेंट पर्सोना अराउंड देम। वो अलग ही दिखते हैं, मतलब नॉर्मल लोगों में उनकी पता नहीं उनमें क्या होता है। आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट थिंग इन वर्ड्स, बट व्हेन यू विल मीट एन ऑफिसर यू विल रियलाइज कि यार कुछ तो बात है इस बंदे में, क्या है। यू कैन नॉट, जब तक आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करोगे आप पहचान नहीं पाओगे। और वो चीज़ जब, क्योंकि मैं एयरफोर्स इन्वायरमेंट में रहा, मेरे फादर वॉज इन एयरफोर्स, सो आई गॉट अपॉर्चुनिटीज टू इंटरेक्ट विद मेनी ऑफिसर्स। उनको देख के मुझे लगता था यार ऐसे ही बनना है। एंड आफ्टर दैट आई गॉट अपॉर्चुनिटी थ्रू डिफेंस वाला ओनली टू इंटरेक्ट विद एनडीए पास आउट्स एंड स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली इन एनडीए। इट कम्प्लीटली चेंज माई पर्सपेक्टिव कि नॉर्मल बंदा जो एकदम आम जिंदगी जी रहा है, वहाँ जाके वो कैसे एकदम चेंज हो जाता है। वो एकदम 360 टर्न अराउंड आता है उनकी पर्सनालिटी में, और पर्सनली मुझे वो बहुत कूल और फैसिनेटिंग लगता है। So that was one thing that I was aiming for. Second, obviously, job that is a brilliant job, direct service to the nation. My father was in it, so yes, that was the inspiration. But the why was that I want to be like them. परफेक्ट। अच्छा, एक और ये, अब इसको मिथ बोले या जो भी बोले, ऐसा मानते हैं कि अगर आपको फौज में ऑफिसर बनना है और तो आपके घर में कोई ना कोई डिफेंस बैकग्राउंड का होना चाहिए, मतलब ऐसा, डू यू फील लाइक दिस? नो सर, ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि सर मेरे साथ भी जितने रिकमेंड हुए थे उनमें से ज़्यादातर सर सिविल बैकग्राउंड के हैं, और मैं खुद सिविल बैकग्राउंड से आता हूँ। मेरे एंसेस्टर में कोई भी, मतलब फैमिली में दूर दूर तक कोई आर्मी या नहीं, किसी भी आर्म फोर्सेस में नहीं है वो। सो दिस इज आंसर टू यू ऑल गाइज कि जो कंप्लीट सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं और जिनके दिमाग में ये कूड़ा डाला जाता है, आई वुड से कूड़ा ही बोलूँगा मैं इस चीज़ को, कि जो लोग खुद नहीं कर पाते हैं ना, वही ये कूड़ा आपके दिमाग में डालते हैं कि यार अगर फौज में अफसर बनना है तो तुम्हारे घर में कोई फौज में होना चाहिए, तभी तुम फौज में अफसर बनोगे। तो हियर वी हैव, ही गॉट रिकमेंडेड, मेडिकली फिट, मेरिट इन,
and going to join National Defense Academy without having any history of armed forces. तो मिथ क्लियर हो जाना चाहिए. अब अच्छा, एक प्रिपरेशन फेज में एक पार्टिकुलरली अगर रिटर्न की हम बात करें तो बहुत बच्चों की ये समस्या होती है कि सर हम पढ़ाई तो रेगुलर करते हैं बट ड्यू टू सर्टेन रीजन कुछ भी ऐसा हो जाता है जिसके कारण बैकलॉग क्रिएट हो जाते हैं. तो मतलब बैकलॉग को टैकल करने का तरीका क्या हो सकता है एज पर यू? सर बैकलॉग को टैकल करने का मतलब सबसे पहली बात तो यही है कि जितना हो सके उतना बनने ही ना दो उसको. बट फिर भी अगर बनता है तो उसको ख़त्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आप उसको छोड़ के नहीं जा सकते. और फिर कुछ बच्चे ये भी मतलब कि अगर शॉर्टकट में हमारा बैकलॉग क्लियर हो जाए तो वो भी नहीं हो सकता है क्योंकि अगर 2 घंटे का लेक्चर है तो यू हैव टू गिव 2 hours टू वॉच इट. देयर इज़ नो शॉर्टकट टू इट. और उसके चक्कर में मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो प्रेजेंट में चल रहा हो उसको छोड़ दिया कि पीछे वाला कवर करेंगे तब आएंगे. उसमें पीछे वाला भी छूट रहा है और फिर प्रेजेंट वाला भी छूटता है. तो बैकलॉग कवर करने का एक अच्छा जो एक तरीका होना चाहिए आइडियल कि जो भी प्रेजेंट में चल रहा है क्लास में उसको करते रहो और एक्स्ट्रा टाइम निकाल के लाइक जो भी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से आपको लग रहा है कि आप टाइम कट कर सकते हो वहाँ से टाइम कट करके उस बैकलॉग को दो क्योंकि मतलब प्रायोरिटी होनी चाहिए बैकलॉग ख़त्म करना पहली बात. एक्जैक्टली. सो इट्स अ परफेक्ट आंसर फॉर यू गाइज कि जिन्होंने जैसे बैच इनरोल करने में थोड़ी देरी कर दी थी, कुछ भी कारण हो सकता है, कारण पे तो हम नहीं जाएंगे, बट अब उनको लग रहा है कि सर हमारे बहुत सारे बैकलॉग क्रिएट हो गए हैं. तो भाई बैकलॉग ख़त्म तुम्हें ही करना है, ना ही तुम्हारा टीचर आएगा तुम्हारा बैकलॉग ख़त्म करेगा, ना ही तुम्हारा कोई दोस्त ख़त्म करेगा. तो जहाँ पे बाकी बच्चे 6 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं आपको शायद वहाँ पे 9 घंटे 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा. करेक्ट? कि आपको रेगुलर क्लासेस भी लेनी है और साथ के साथ आपको बैकलॉग के लिए भी पढ़ाई करनी है. और मतलब जैसे अभी तो ऑनलाइन बहुत चीज़ अवेलेबल है, तो ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं उसको हम 2x पे भी देख के ख़त्म कर सकते हैं, है ना? तो इससे क्या होगा कि मतलब जो 2 घंटे की वीडियो 1 घंटे में फिनिश कर सकते हैं अगर आप चीज़ें समझ पा रहे हो. तो ऐसा नहीं कि बस देखने के पर्सपेक्टिव से, बैकलॉग खत्म करने के पर्सपेक्टिव से हम 2 घंटे की चीज़ को 1 घंटे में देख के निपटा लें, हमारे मन को लगे कि बैकलॉग खत्म हो गया और समझ में कुछ ना आया हो. तो बैकलॉग ध्यान से खत्म करें. और जैसा बोला इन्होंने कि बैकलॉग खत्म करने का बेस्ट तरीका है कि बैकलॉग होने ही ना दो, कोशिश करो कि बैकलॉग ना हो. बढ़ते हैं आगे. एक और समस्या होती है और मतलब मैं हूं या हमारी टीम के लोग हैं, सबने इसका आंसर कई बारी बच्चों को दे दिया अपने अपने तरीके से, बट बेहतर होगा कि आप में से कोई इसका जवाब दे. यार स्कूल या कॉलेज करने की प्रिपरेशन के साथ कैसे हम मैनेज कर सकते हैं? ये समस्या होती है कि सर हमें स्कूल भी रेगुलर जाना है, पार्टिकुलरली वो बोर्ड वाले बच्चे जिनको बोर्ड्स भी देना है और अप्रैल में एनडीए के लिए भी अपीयर करना है. तो ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफिकल्ट सा हो जाता है, कैसे कर सकते हैं? मतलब सर जैसा कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जब एनडीए और बोर्ड्स की प्रिपरेशन साथ साथ, तो जैसा उसने बताया था कि सिलेबस बहुत अलग है नहीं. जो पीसीएम वाले बच्चे हैं उनके लिए सर मैथ्स तो सेम है. द डिफरेंस इज कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे वो सब्जेक्टिव कर रहे हैं यहाँ पे वही ऑब्जेक्टिव आता है. बट सर द कॉन्सेप्ट इज सेम, द कंटेंट इज सेम. और जो हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं वो हम ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कर सकते हैं टाइम लिमिट के विद इन. तो हम वहाँ पे वो कर सकते हैं. कमिंग टू जीएस पार्ट, सर जीएस के लिए एक चीज़ जो मैं प्रेफर करता था सर बोर्ड के टाइम, कि जब बोर्ड के एग्ज़ाम आ गए हैं, प्री बोर्ड्स आ गए हैं और फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मैं बोर्ड की तरफ ज़्यादा टिल्ट हो जाता क्योंकि सर एट द एंड ऑफ द डे सर बोर्ड्स के मार्क्स भी मैटर करते हैं, फैमिली वालों के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है. वहाँ पे सर मैं अपने कोर सब्जेक्ट पे फोकस करता था विच आर माई मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एज वेल एज करंट अफेयर्स सर, क्योंकि वो डेली का सर रूटीन बन जाता है. अगर आप पढ़ रहे हैं तो डेली वो रूटीन आपका बन जाता है, 10-15 मिनट आधे घंटे आप डेली पढ़ते हैं. जीएस पार्ट सर जैसा मैंने कहा पहले से प्रिपेयर करके रखते हैं, लास्ट में उसको सिर्फ रिवीजन के उस पर और मॉक टेस्ट के बेसिस पे रिवाइज करते हैं. तो सर मैंने इस तरीके से उसको कोप अप किया था. तो एनी टिप्स यू गाइज वुड लाइक टू गिव टू दोज स्टूडेंट हु हैव देयर बोर्ड्स एज वेल एज एनडीए? Sir, as such no, but the same thing I would again like to re-emphasize, क्योंकि आप जितनी बार बोल लो तब भी बच्चों के मन में वो चलता रहता है कि यार बोर्ड्स अलग चीज़ है, जेई हो गया, एनडीए हो गया, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन अलग है. बट यार अगर आप उसको कोर लेवल पे देखो तो सेम सिलेबस है, सेम फॉर्मूले हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स दोज फॉर्मूलाज आर गेटिंग ब्रश्ड अप मतलब अपने आप ही वो. तो जब आप उसको एनडीए में लगाने जाओगे, जस्ट दैट यू हैव टू नो द पार्ट कि उसको सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव में ट्रांसफर कैसे करना है. So it's not two different things. Syllabus is the same, just the approach towards the questions different हो जाती है. तो इसलिए मैं ये नहीं कहता कि बोर्ड्स और एनडीए की प्रिपरेशन अलग है. श्योरली एज ऑफ नाउ मैं कहूँगा कि आप लोग एनडीए पे टारगेट करो. जैसे जैसे बोर्ड्स पास आते जाए, यू स्विच योर फोकस टू सब्जेक्टिव टाइप आंसरिंग. एंड अगेन जितना जल्दी आपके बोर्ड्स खत्म हो, वापस से आप अपने आप को ऑब्जेक्टिव में स्विच कर लो.
बट सिलेबस सेम है तो उसमें ऐसे नहीं होना चाहिए कि कैसे मैनेज करूँ क्या करूँ. आई फील दैट द मोस्ट ऑफ द सिलेबस पार्ट कोलैप्स करता है आपस में. हाँ, ये तो है कि मतलब ये एक मिथ ही है कि एनडीए और बोर्ड्स को हम साथ में प्रिपेयर नहीं कर सकते. मतलब जितने उल्टे सीधे सवाल आपके दिमाग में आएंगे आप खुद को और ज़्यादा कंफ्यूज करेंगे. आप सिंपल चीज़ों को समझिए. अगर आप पीसीएम बैकग्राउंड से हैं तो मैथ्स आपको वही पढ़ना है 12th वाला और साथ में 11th वाला. तो मतलब मेरा भी सजेशन यही रहता है कि 11th वाले मैथ्स को जब आप कर रहे हैं तो उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए. जब 12th वाले मैथ्स के किसी सिलेबस को आप कर रहे हैं, किसी चैप्टर को कर रहे हैं, तो उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ज़्यादा आप प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि यहाँ से आपका बोर्ड प्रिपेयर हो रहा है. और 11th वाले क्वेश्चन आपको इतना तो मार्क्स दे ही देंगे कि आपका आसानी से एनडीए क्लियर हो सकता है. और 12th वाले जब आप सब्जेक्टिव अप्रोच से कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनसे आप एनडीए के सवाल नहीं सॉल्व कर सकते. कर सकते हैं आसानी से, ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं. ये तो है यार, बस ध्यान लगा के पढ़ो, हो जाएगा सब कुछ. एक और समस्या होती है. समस्या क्या मतलब, आई वुड से कि बहुत बच्चों को लगता है कि यार मॉक देना सच में ज़रूरी है क्या. व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू कि मॉक टेस्ट देने एग्ज़ाम से पहले ज़रूरी है? सर ऑब्वियसली मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पहली बार ही एग्ज़ाम में जाओगे, आपने पहले कभी मॉक टेस्ट नहीं दे रखा, यू विल हैव नो आइडिया ऑफ हाउ टू मैनेज टाइम, किस पार्ट में कितना टाइम देना है, इंग्लिश को कब करना है, इस चीज़ को कब अटैम्प्ट करना है. तो ये सब हमें मॉक टेस्ट देने से ही आता है कि अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं. कोई इंग्लिश को पहले करता है, कोई जीएस पहले करता है. तो ये सब चीज़, और दूसरा पेपर के लेवल का आइडिया. जैसे कुछ बच्चों का होता है कि मतलब हम घर पे क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन एग्ज़ाम में नहीं होते, तो उस चीज़ को भी, क्योंकि अगर टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर जब तक हम बैठ के पेपर सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो एक जो टाइम प्रेशर वाली चीज़ होती है, जैसे अगर हम घर पे कर रहे हैं बैठ के तो हम टाइम के अंदर नहीं वो सॉल्व करते. जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो हम एक टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर सॉल्व करेंगे, तो हमें हमारी गलतियां पता चलेंगी, कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक या सिली मिस्टेक कर देते हैं हम टाइम में, वो सब पता चलता है. तो मॉक टेस्ट देना ऑब्वियसली मतलब बहुत ही ज़रूरी होता है. इट इज़ लाइक ब्रशिंग अप योर वेपन्स. जस्ट लाइक ब्रशिंग अप योर वेपन्स. बिल्कुल. अगर मैं बोलूँ कि एक आइडियल नंबर ऑफ मॉक टेस्ट कितने एक स्टूडेंट को देने चाहिए? सर जितने ज़्यादा दे सकते हैं उतना ही फ़ायदा है. लेकिन अगर हम डिसाइड करें तो जैसे मॉक देने के साथ साथ वो भी ज़रूरी है कि हमने जो मॉक दिया उसका हमने एनालिसिस कैसे किया है. कि अगर हम ज़्यादा मॉक देने के पीछे भाग रहे हैं तो हम एनालिसिस को अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम ही है. अगर हमने एक मॉक दिया है तो उसके बाद जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक से हुए हैं तो उनके कॉन्सेप्ट्स पढ़ें, जो छूट गए, जो लेंदी थे, उनका अलग तरीके से टैकल करें. तो एक मॉक का एनालिसिस उतना ही ज़रूरी है जितना मॉक देना. तो अगर हम वो हर कैंडिडेट के इंडिविजुअल प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितने मॉक्स दे सके. मतलब बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मॉक्स से ज़्यादा ज़रूरी, नंबर ऑफ मॉक्स देने से ज़्यादा ज़रूरी है आप कितने ढंग से उसको एनालिसिस करते हैं, है ना. बहुत मतलब दिस एक्चुअली वर्क्स आई वुड से, क्योंकि अगर मान लो कि आपने 10 मॉक भी दिए हैं, मैं बेसिकली अगर मैथ्स की बात करूँ तो 120 गुना 10 मतलब 1200 क्वेश्चन तो आपके रेडी हो गए वैसे ही भाई. और अगर ढंग के अच्छे जगह से आपने मॉक दिए हैं तो 1200 क्वेश्चन में से तो 40 क्वेश्चन बड़ी आसानी से पेपर में फंस सकते हैं, है ना. ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मॉक की एनालिसिस से. कई सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं सर, वो सेम कॉन्सेप्ट पे बस डिजिट चेंज होके आ जाते हैं. तो जैसे मेरा था सर 3D मेरी वीक थी, 3D ज्योमेट्री एक चैप्टर है मैथ्स में. तो उसमें क्या था सर, कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, पीडब्ल्यूबी मैंने मॉक टेस्ट दिए थे काफ़ी सारे. तो उस पर सर कुछ सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो लास्ट में होते थे, मेरे छूट जाते थे मॉक में, क्योंकि सर टाइम कंस्ट्रेंट जैसे अभी इसने मेंशन किया उसमें हो नहीं पाते थे विद इन टाइम. तो मैंने सर लेकिन एनालिसिस किया, फिर जब उस क्वेश्चन को देखा यार ये तो सॉल्व करने में बड़ी ईजी था, बस मुझे उसको फॉर्मूला पुट इन करना था, आंसर आना था. वो सर वो मुझे ध्यान था, और एग्जाम में सेम क्वेश्चन आया बट डिजिट चेंज होके. तो मुझे तुरंत वो क्लिक किया यार, तो सेम फॉर्मूले पे मैंने पुट किया और 2.5 मार्क्स मुझे 10 सेकंड में मिल गए. ये चीज़ तो है यार, मतलब मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट तो है पेपर क्लियर करने, चाहे वो कोई भी एग्जाम. इट्स नॉट अबाउट एनडीए, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम. आई वुड से कि मॉक टेस्ट तो बहुत जरूरी. अच्छा, मॉक टेस्ट के अलावा एक और चीज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल रहता है प्रिपरेशन के दौरान? सर आई फील आप जितने डीपीपीज लगा लो, जितने मॉक्स लगा लो, द मोस्ट रेलिवेंट सोर्स ऑफ प्रिपरेशन इज द पीवाईक्यूज ओनली. क्योंकि वही एक्चुअल है जो आए हैं एग्जाम में. आप अपने आप को कैसे बैटलफील्ड में टेस्ट कर पाओगे? एग्जैक्ट वही सिनेरियो बना के. तो एग्जैक्ट उनका रेप्लिका कोई भी टीचर नहीं दे सकता अपार्ट फ्रॉम जो खुद ही पेपर बना रहे हैं. तो एनडीए के वो पीवाईक्यूज देख के आपको उसका डिफिकल्टी लेवल और वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. एक्चुअली पीवाईक्यू देख के मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में पीवाईक्यू का ही सबसे वाइटल रोल था. आई डिडंट गिव मच टाइम टू द प्रिपरेशन एज सच.
I just most of the my time I devoted to analyze the PYQs कि कौन कौन से पार्ट से PYQ आ रहे हैं, किस फॉर्मूला पे PYQs आ रहे हैं और उनमें से कौन से डुएबल हैं जो मैं कर पा रहा हूँ. I just focused on them. मैंने PYQs में अच्छा यहाँ पे ये फॉर्मूला डालो ये आंसर आ जाएगा. I repeatedly सेम PYQ कोई मैं बार बार प्रैक्टिस करता था कि ये अगर आ जाए एग्जाम में तो गलत ना हो. और फॉर मी इट वर्कड इनक्रेडिबली और वही क्वेश्चंस फंस गए क्योंकि वही है जो पेपर बना रहे हैं और उन्हीं ने वो क्वेश्चन सेट किए हैं. तो अपने आप को अगर आपको टेस्ट करना है, अपना नॉलेज टेस्ट करना है या उसको इनहेंस करना है, देयर इज नो बेटर मेथड देन सॉल्विंग PYQs मोर एंड मोर. आई थिंक ईच वन ऑफ यू विल अग्री विथ हिज पॉइंट कि PYQ इंपॉर्टेंट तो है ना. अच्छा, एक और समस्या जो जनरली स्टूडेंट हमसे पूछते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है उनके लिए कि सर रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, बहुत ही पैक्ड शेड्यूल है, स्कूल भी है या वगैरह वगैरह अलग चीज़ें भी हैं, तो इसमें कई बार क्या होता है ना कि हम आगे की चीज़ें पढ़ रहे हैं बट पीछे की चीज़ें रिवाइज नहीं हो पा रही हैं. तो मतलब व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी टू रिवाइज प्रीवियस थिंग्स? सर जैसे अगर कोई चैप्टर लगाया और एक हफ्ते बाद हम लोग उसके अगर हर 10-15 दिन में हफ्ते में हम लोग उसके क्वेश्चंस लगाते जाएं, 10-15 क्वेश्चन लगा लिया अगर हमने उस समय लगाया, उसमें 10-15 क्वेश्चन है जो हमारे टाइम लग गया उसको सॉल्व करने में, उसको अगर बार बार सॉल्व करें या कोई भी रैंडम 10 क्वेश्चंस की 1 3 7 8 ऐसे करके 5-6 क्वेश्चंस ले लिए, हर वीक उसको बस 5-6 क्वेश्चंस अगर लगा रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस के थ्रू हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा है और उससे हमें कॉन्फिडेंस भी आ रहा है कि हाँ ये भूले नहीं है. और अगर भूले हैं तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, उससे कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाता है क्वेश्चंस के थ्रू. ये तो रिवीजन करने का ना सबका अलग अलग तरीका भी होता है. मतलब आप में से किसी का ऐसा है जो आपको पर्सनली लगता है कि यार मेरा एक कुछ यूनिक तरीका था रिवाइज करने का? एनीवन जो कुछ अलग तरीके से रिवाइज कर दे चीज़ों को. यूनिक का तो एक तो शॉर्ट नोट बनाने का तो हम सब करते हैं सर, ट्राई करते हैं. हाँ. मैं 2 चीज़ें और करता सर. पहले तो मैं पार्ट टेस्ट देता था, पार्ट मॉक टेस्ट, मतलब जो 2 से 3 चैप्टर्स के ही होते थे. उससे क्या होता सर, मैं स्पेसिफिक उस चैप्टर के लिए खुद को प्रिपेयर कर लेता था कि यार चलो ये चैप्टर मेरा हो गया. और सर GS के लिए मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करता था. मैं उसको सोचता था मेरे सामने कोई बैठा है जिसको मैं समझा रहा हूँ, और सर उसको मैं प्लासी के वॉर से लेके पूरा ब्रिटिशर्स कैसे आए वहाँ से मैं उसको समझाता था. उससे सर मुझे फील होता था कि यार हाँ अब मेरा कॉन्फिडेंस क्लियर है, अब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, अब मैं चीज़ों को अच्छे से याद कर पा रहा हूँ. तो सर ये मेरा एक पर्टिकुलर मेरा खुद का तरीका था याद करने का चीज़ों को, GS में स्पेसिफिकली. हाँ, ये चीज़ तो होती है कि ऐसा बोलते भी हैं कि द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज टू टीच समवन. Exactly. है ना. अगर आप किसी को कोई चीज़ पढ़ाते हो तो साथ के साथ आप भी वो चीज़ें सीखते हो. तो ये चीज़ GAT में तो बहुत हेल्पफुल रहेगी, स्पेशली हिस्ट्री और पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट में मुझे लगता है. Yes, sir. जिसको आप कहानी की तरह पढ़ते हो और किसी और को अगर समझा दो तो आपकी चीज़ें भी रिवाइज होती रहती है साथ के Yes, साथ, है ना. अरे ये तो आप लोग भी ये समझ जाएं कि दिस इज द थिंग दैट यू कैन डू टू प्रिपेयर योर GAT पार्ट. मैथ्स तो सब लोग कर रहे हैं, GAT को भूल जाओगे, दिक्कत में फंस जाओगे. तो GAT को साथ में लेकर के चलते रहना. वैसे ही रिटर्न का तो हो गया यार. रिटर्न तुम लोगों ने इतने अच्छे टिप्स दे दिए, अब ये फॉलो कर लेंगे तो हो जाएगा इनका भी क्लियर. फिर SSB में जाएंगे. कुछ SSB के बारे में बता दो. मतलब हाउ डिड यू स्टार्ट योर SSB प्रिपरेशन? सर रिटन क्लियर अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि SSB प्रिपरेशन रिटन के बाद करनी चाहिए, रिटन के साथ भी हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं? सर रिटन के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि मतलब पढ़ते पढ़ते फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गए तो कभी कभार कुछ स्टोरी लिख ली अपनी साइड से या कुछ बैठ के WAT लगा लिए, तो मतलब पढ़ाई भी हो रही है और माइंड भी फ्रेश हो रहा है. क्योंकि अगर मैथ्स ही सॉल्व करते जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद फिर वो स्ट्रेस बनता है दिमाग पे. तो उसके लिए बैठ के थोड़ी बहुत सिचुएशन ले ली, अपना SRT लिख लिया कुछ, तो वो भी होता रहता है. और बाकी जब हमारा रिटन हुआ था तो उसके बाद में SSB मंत्रा बैच दिया था डिफेंस वाला ने, तो उससे ही मैंने प्रिपेयर किया था. और वहाँ पे लाइक GD वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए जाते थे, लेक्चरेट सारा कुछ ऑर्गेनाइज होता था, प्रॉपर कंटेंट मिलता था, तो उससे काफ़ी प्रैक्टिस हुई. और उसमें जो लेक्चर्स थे प्रथमेश सर के, बहुत अच्छे लेक्चर्स थे, मतलब वो साइक के लिए भी और TAT वगैरह के लिए भी, तो सारा उन्होंने गाइड कर दिया था. फिर प्रैक्टिस के लिए इतना सारा कंटेंट दिया, इतना सारा मैटर दिया आप लोगों ने कि मतलब टाइम ही नहीं बच पाता था, प्रैक्टिस ही करते रहते थे. वैसे अलग से हमने तारीफ करने के लिए बोला नहीं है इसे. इट इज जेन्युइन फीडबैक व्हाटएवर ही इज सेइंग. हमने कैमरे के पीछे कुछ नहीं बताया इसको. ये चीज़ तो मतलब मैं भी बोलना चाहूँगा कि व्हेन आई यूज्ड टू प्रिपेयर फॉर SSB, तो मैंने कोचिंग ली नहीं कहीं. तो मेरा क्या था कि आई हैड अ ग्रुप ऑफ माई फ्रेंड्स. सो वी यूज टू डू गूगल मीट
एवरी नाइट तुमने भी ये किया होगा? हाँ सर, आजकल अभी तो भी चलता है। काफी फेमस हो रखा है। हाँ, तो तुम अब अगर तुम किसी गूगल मीट को ज्वाइन करते होगे ये जीडी वगैरह वाले, तो बच्चे तुम्हें बहुत सुनते होंगे भाई रिकमेंडेड है। अगर ये बोल दे कि सूरज पश्चिम से उगता है तो सूरज पश्चिम से उगता है ना? ये चीजें होती ये है सर वहाँ पे भी होती है, एसएसबी से भी होती है, जब आप पीआर होके जाते हो। हाँ, पीआर होके जाते आप हो जो तो बोलते हो सब मान जाते हैं। हाँ भाई प्रीवियसली रिकमेंडेड हो, कुछ तो बात होगी, ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं ग्रुप। तो ये चीज़ होता है, लेकिन हाँ अगर आप ढंग से यूटिलाइज करें तो डेफिनेटली आप ग्रुप डिस्कशन अगर ऑनलाइन अगर अच्छे से करें तो रिकमेंड हो सकते हैं। मैंने भी जिस ग्रुप के साथ किया था वहाँ से फ्रॉम माई ग्रुप 4 of them got recommended. I'll not talk about myself. अगर मैं रिकमेंड हो गया होता तो इनका इंटरव्यू कौन लेता, मैं इसलिए नहीं हुआ, अदरवाइज क्वालिटी थी मेरे अंदर। अच्छा, मतलब एनीवन जो अपने एसएसबी प्रिपरेशन के बारे में और कुछ इनसाइट देना चाहे दैट कैन बी हेल्पफुल टू करंट एस्पिरेंट हु आर एस्पायरिंग टू जॉइन फोर्सेस? Sir, talking about insights, for me, SSB preparation was not after the written examination. Majority of the part of my SSB preparation was before the written examination. Because मैंने कुछ ऐसे सोचा नहीं था कि मेरे को कैसे प्रिपेयर करना है, या मैंने कुछ बहुत आगे का नहीं सोचा था. बट व्हेन आई स्टार्टेड टू लुक एट कि क्या है SSB, तो मुझे पता चला इट्स जस्ट अबाउट योर पर्सनालिटी, कि आप चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हो, आप कैसे बातचीत करते हो, आपके विचार कैसे, आप दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करते हो. एंड दोज थिंग आई डोंट थिंक कि आप रिटर्न निकाल के 1-2 महीने में उतना ज़्यादा अचीव कर पाओगे. श्योरली साइक पार्ट जो होता है कि आप साइकोलॉजी में प्रैक्टिस चाहिए होती है, आप कैसे स्टोरी राइटिंग कर रहे हो, उस पर आप रिफाइनिंग कर सकते हो. इंटरव्यू गिविंग स्किल्स में आप रिफाइन कर सकते हो. बट रही बात ग्रुप टास्क, उसमें सब आप ही के फ्रेंड्स होंगे. आप उनसे कैसे इंटरेक्ट कर रहे हो, क्या आप उनको इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, क्या वो आपकी बात सुन रहे हैं, आप एकदम ही लेफ्ट आउट फील कर रहे हो ग्रुप से, वो सब मुझे नहीं लगता आप 2 महीने में बना सकते हो. वो आपके स्कूल जर्नी या जो आप कोचिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ जैसे इंटरेक्ट किए हो उसका पार्ट होता है. तो आई वॉज अ वेरी टॉकेटिव पर्सन एंड आई यूज्ड टू टॉक अ लॉट. We can see this. I used to talk a lot and actually that helped me even in my SSB, क्योंकि the personality I built and the confidence I got from talking to different peoples, everyone have their different perspectives. उन सब के पर्सपेक्टिव जानना. और SSB में से ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, अभी आप अपने डोमेन में हो, एक छोटा सा फ्रेंड सर्कल है, उतना ही है. वहाँ ऑल ओवर इंडिया से हर जगह से एस्पिरेंट्स आए होते हैं. सबका बस एक ही गोल होता है, वो नेशनल डिफेंस अकेडमी. Exactly. और सबके डिफरेंट बैकग्राउंड्स होते हैं, डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, सब कुछ, काफ़ी चीज़ें वहाँ पे डिफर करती हैं. एक दूसरे के कल्चर्स के बारे में जानने को मिलता है. अच्छा तुम्हारे यहाँ ये खाया जाता है, हमारे यहाँ ऐसे ये होता है. तो देर बहुत सारी चीज़ें होती है जो वहाँ जाके आप इंटरेक्ट करते हो. तो जितना आप गेन करते हो, अब मेन है कि आप लर्निंग्स कितनी ले रहे हो अपनी जर्नी में. तो वही होता है कि एसएसबी प्रिपरेशन फॉर मी वाज अबाउट लर्निंग्स. मैंने जितना सीखा वही वहाँ जाके बस मैंने किया. कुछ स्पेशल नहीं, वहाँ पे आपका नॉलेज उतना काम नहीं आता जितनी आपकी पर्सनालिटी काम आती है. तो यू शुड, एसएसबी की तैयारी हो या लाइफ हो, आपको अपने आप को हमेशा पॉजिटिवली कैरी करना चाहिए. वही मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि एनडीए निकाल लिया उसके बाद हम सोचेंगे कि रिटर्न निकालने के बाद कि अब एसएसबी कैसे करना है. शुरू से ही पॉजिटिव एटीट्यूड रखो. कुछ नेगेटिव थॉट आता है उसको पॉजिटिव में बदलो तुरंत. Exactly. जब स्टार्ट हो रहा है तब से रेक्टिफाई करो आप. जैसा इन्होंने बोला कि जब आप एसएसबी जाते हो तो वहाँ पे यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट कल्चर, रिलीजन. आप ये सीखते हो कि आपके यहाँ पे ये खाया जाता है. आप और भी बहुत चीज़ें सीखते हो. वी कांट डिस्कस हियर. कैमरा पे बता. कैमरा पे नहीं बता, है ना. वो आपको सीखने के लिए एसएसबी जाना पड़ेगा. पहली चीज़ वही सीखते हैं. पहली चीज़ वही सीखते हैं. वो तो आई वुड से कि गेट से ही सीखना स्टार्ट हो जाते हैं स्पेशली बॉयज. सर गेट से पहले जब शाम को हम स्टे करते हैं, हाँ, तो होटल में मिल ही जाते हैं. मिल ही जाते हैं. भाई एसएसबी वो देखने से ही पता चल जाता है. वो छोटा वो सर हेयर कट वाले, क्लीन शेव, हेयर कट तो वो देखते हैं बोलते हैं एसएसबी. हाँ भाई. फिर अगर जैसे मैं राइट नाउ आई एम लिविंग इन दिल्ली, तो अगर दिल्ली के कोई मिल गया, अरे दिल्ली से है भाई, फिर आगे क्या होता है आई विल नॉट से. ये तो बात है यार. एसएसबी इज आई वुड से कि डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस दैट मुझे ऐसा लगता है ना कि एवरी स्टूडेंट शुड फेस. इवन इफ यू डोंट वांट टू ज्वाइन फोर्सेस ना, मैं तो चाहता हूँ कि एक बार हर इंडिया के स्टूडेंट को एसएसबी प्रोसेस से गुजारा जाए. वो 5 दिन जब आप कुछ अनजान लोगों के साथ रहते हो और 5वें दिन जब आप कॉन्फ्रेंस आउट हो या रिकमेंड हो, वो बॉन्ड जो एक बनता है ना यार, दैट्स अ लाइफ लॉन्ग बॉन्ड. मैं अभी भी अगर बताऊं तो मेरे बड़े ऐसे दोस्त हैं, दे आर ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड. दे आर ऑफिसर्स, आई एम अ सिविलियन, बट वी स्टिल शेयर सेम काइंड ऑफ बॉन्ड. वेन एवर दे कॉल मी, तो हमारा यही होता है कि पहला वर्ड जय हिंद, दूसरा वर्ड आई कांट से. सो दैट इज अ थिंग. नेवरदलेस लेट्स प्रोसीड फर्दर. मतलब एसएसबी की बातें तो
चलती ही रहेंगी एसएसबी पे, तो हम कितना भी मतलब दिन रात बात कर सकते हैं, फिर भी चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं मतलब इस पे तो मैं चारों से ये चीज़ जानना चाहूँगा, एनी फनी इंसिडेंट जो आपको लगता है कि आपके साथ एसएसबी में हुआ और जो आप शेयर करना चाहते हो, बट कुछ ऐसा नहीं जो कैमरे के सामने नहीं बोल सकते, जो कैमरे के सामने बोल सकते हैं वैसा। सर मेरे ग्रुप में तो नहीं, लेकिन सर दूसरे ग्रुप में एक कैंडिडेट था, तो सर उसके नी में कोई चोट वोट लग गई थी, तो वो वहाँ पे जीटीओ स्टार्ट होने से पहले उसने कहा कि सर वेट अ सेकंड, तो वो वहाँ से पूरा वापस गया लाइन तक, वहाँ से अपना बैंड लेके आया नी के लिए, उसने उसको पहन के, फिर जीटीओ इंतजार कर रहे हैं उसके लिए कि वो आए, तो फिर जीटीओ टास्क स्टार्ट हो। और एक और उसी ने वही किया था कि एक पीजीटी चल रही थी, तो आगे सब लोग आइडिया लगा रहे हैं, पीछे लोड पकड़ के खड़ा था, तो उसको आगे जाना था, तो उसने बोला वेट एवरीवन आई हैव एन आइडिया, तो जीटीओ ने कहा सो यू कैन एक्सचेंज पोजीशन विद समवन, तो वो आगे आया, तो फिर वो कह रहा है कि आई हैव फॉरगॉटन द आइडिया राइट नाउ। मतलब एक्चुअली उसके पास आइडिया नहीं था, ही जस्ट वांटेड टू कम फॉरवर्ड। अच्छा, होते हैं ऐसे लोग, उनको लगता है ना कि जब आगे रहेंगे तो रिकमेंड हो जाएंगे। मैं तो आगे रह के भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ एसएसबी में? सर 2 इंसिडेंट्स आई वुड लाइक टू मेंशन। फर्स्ट, ये बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है जो मेरे को लगता है मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने नहीं अभी एक्सपीरियंस किया होगा। आप वहाँ सरप्राइजिंगली 5 दिन बिना फोन के रहते हो। ये सबसे बड़ा चेंज होता है। लाइक वी डोंट नो बट वी आर सो हैबिचुअल टू यूज इट ना, कि वहाँ पे लाइक फॉलिंग जब होता है सुबह, तो वहाँ पे मेडिकल स्टेटस बच्चों का पूछा जाता है कि जस्ट इन केस इफ समवन नीड्स सम मेडिकल इमरजेंसी सो वी कैन टेक देम। तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे वर जस्ट कंप्लेनिंग वी हैव फोन सिकनेस, बस 5 मिनट के लिए फोन दे दो, 5 मिनट के लिए फोन दे दो। फोन सिकनेस, यस, दैट वाज अ वेरी फनी थिंग दैट आई Exactly, रियलाइज्ड कि बच्चों को फोन का लिटरली बहुत, बट इट वाज जस्ट फॉर 2-3 days। आफ्टर दैट वी शेयर्ड सच अ ग्रेट बॉन्ड, क्योंकि फोन नहीं था तो बस आपस में ही बातें कर सकते हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। दूसरी चीज, हमारे जो डीएसओ सर थे जो फॉल इन लेते हैं ऑफिसर, ही गेव अस आइडिया कि रात में लाइट्स आउट होने के बाद वी कैन डू कंबल परेड, जो प्रीवियस बैचेस करते हैं, और उसके बाद आई वाज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ इट। सो यस, दे जस्ट टेक अ ब्लैंकेट, you will be inside the blanket and you don't know what happens with you after that. That I cannot tell. मतलब आई हैव नेवर बीन द विक्टिम, बट बाकी आप समझदार हो। आई वाज द वन हु इनिशिएटेड ऑल दोस थिंग्स, दैट इज व्हाई आई एम हियर। ऐसा कुछ हुआ, कुछ और फनी इंसिडेंट आप लोगों के साथ? सर फनी इंसिडेंट तो हुए थे, मतलब टेस्टिंग प्रोसीजर में काफ़ी सारी चीज़ें होती थी, जीटीओ में, जीपी में। जैसे हमारा जब ग्रुप प्लानिंग चल रहा था, तब हम सारे लोग, पूरा ग्रुप एक चीज़ पे डिस्कस कर रहा है, और एक बंदा वो शांत बैठा था, वो एकदम से आता है और बोलता है जेंटलमैन वी कैन यूज़ द हॉर्सेज ऑल्सो। और फिर उसने 10 मिनट तक हमसे इस बात पे आर्ग्यू किया कि हमें हॉर्स यूज़ करनी चाहिए, गाड़ी यूज़ नहीं करनी चाहिए। जीटीओ सर भी हंस रहे थे उसकी बात जीपी में ये हुआ होगा। हाँ जी सर। और लाइक डेफिनेटली पूरे 5 दिन बहुत ज़्यादा फ़न होते हैं, लेकिन रिकमेंड होने के बाद जो असली फ़न होता है, क्योंकि 5 दिन तो हम मतलब रातों में उतना कुछ करते नहीं, पढ़ रहे होते हैं, अगले दिन के लिए थके होते हैं, सो जाते हैं। फिर 5वें दिन के बाद जो होता है, माफिया खेल रहे हैं और टीटी खेल रहे हैं रात भर, मतलब कुछ भी ऐसे बहुत फन होता है। माफिया तो मैं सोचता हूँ कि यार ओलंपिक में शामिल करना चाहिए। मतलब विल डेफिनेटली ब्रिंग मेडल। एसएसबी वाले बंदे मेडल लाएंगे सर। माफिया इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम, लेकिन ये खेलने के लिए आपको एसएसबी जाना पड़ेगा। एसएसबी में ही ये मिलता मैंने है। सही में खेलते हुए कभी किसी को नहीं देखा है। हाँ नहीं सर। और ये मैं भी माफिया से परिचित एसएसबी जाकर ही हुआ था। एग्जैक्टली सर। पहली बार जब मैंने सुना इस गेम के बारे में, क्या बेकार गेम है, जब मैंने खेलना स्टार्ट किया तो इट्स क्वाइट एडिक्टिव यार। हम अगले दिन हमारा जीटीओ और हम पूरी रात बैठ के माफिया खेल रहे हाँ हैं। सर, 2-3 मिनट तक टाइम का माफिया पता खेल नहीं रहे हैं। चलता, पता नहीं बिल्कुल चलता शुरू में। ये बात तो है यार। तो इसके लिए एसएसबी जाना पड़ेगा, बाहर में आपको कोई माफिया नहीं सिखा सकता। प्रिपेयर कर लो रिटर्न के लिए, ठीक है? माफिया अगर खेलना है तो, इफ यू वांट टू बी अ माफिया, not like that, but if you want to be mafia in that game, you'll have to go to SSB. अच्छा, एक जैसे एसएसबी भी बहुत क्रूशल रोल है आई वुड से, कि और जैसा सबने बोला कि एसएसबी इज अ पर्सनैलिटी बेस्ड है, तो टेस्टी वो भी है, तो काइंड ऑफ टेस्टी ना। और उसके 2 फेजेस होते हैं, और मतलब ना सेकंड फेज से ज़्यादा लोग पहले फेज से डरते हैं, क्योंकि उसमें रिजेक्शन ज़्यादा होता है। तो मतलब कोई ऐसा टिप्स जो आपको लगता है कि स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग स्क्रीनिंग, अगर आपने कुछ ऐसा फॉलो किया तो? सर फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस, जो दोज हुआ फ्रेशर्स, सो सर उनके लिए मेरा एक ही एडवाइस होगी कि नरेशन पूरी कॉन्फिडेंस के साथ एक बोल्ड नरेशन दो। ओके। अगर आपने नरेशन दे दिया तो यू विल बिकम द लाइमलाइट ऑफ योर ग्रुप। तो ग्रुप आपको जीडी में सुनेगा, ग्रुप आपको नॉमिनेट भी करेगा। और सर बीइंग ऑनेस्ट सर, नॉमिनेट होना पीपीटीटी उसमें डिस्कशन के अपनी कॉमन स्टोरी सुनाना, वो 2 धारी तलवार जैसे है। अगर आप सर खड़े होकर लाइमलाइट में आते हैं
और आपने वहाँ अच्छा परफॉर्म कर दिया, तब तो श्योरली यू आर इन। लेकिन सर वहीं पे आपने अगर थोड़ा सा मेसअप कर दिया तो सर वो फिर सब कुछ किया कराया सर पानी में चला जाता है। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड सर कि OIR को लोग थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करते हैं। OIR इज सच थिंग सर, जो आप आप अगर क्वेश्चंस देखेंगे उसके, तो हो सकता है कुछ क्वेश्चंस जब मैं भी करता हूँ सर, तो मुझे लगता है यार क्या इलॉजिकल क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसका, कोई वर्बल का कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई नॉर्मल में कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ मैच ही नहीं है, बट सर वो DIPR से बन के आ रहे हैं, कुछ उनका उसके पीछे कोई रीज़न है। तो सर OIR में अच्छा करिए और एक बोल्ड नरेशन फॉर फ्रेशर्स ये हो जाएगा। एंड फॉर रिपीटर सर, क्योंकि उन्होंने SSBs देख रखी है, उन्होंने GD की फिश मार्केट देख रखी है, तो सर उनको GD में अपना पॉइंट, वैल्यूएबल पॉइंट्स को ऐड करना होगा और ग्रुप को लीड करना होगा, ये नहीं कि ग्रुप को पीछे खींच रहे हैं। तो सर ये मेरा एक टिप होगा फॉर फ्रेशर्स एंड फॉर रिपीटर्स एज वेल। एनी अदर पॉइंट दैट यू गाइस वुड लाइक टू ऐड इन दिस, कि और भी कुछ कर सकते हैं आप स्क्रीनिंग में? सर आई वुड लाइक टू से कि ग्रुप डिस्कशन में हमें ग्रुप को हेल्प करनी चाहिए कॉमन स्टोरी के लिए। हमें ये नहीं एम करना चाहिए कि मेरी स्टोरी कॉमन स्टोरी बने, ये एम होना चाहिए कि कॉमन स्टोरी है ग्रुप की, चाहे वो किसी और की है। तो हमें नरेशन करने के बाद अपनी स्टोरी से ज़्यादा दूसरों की स्टोरी को सुनना चाहिए, जिससे कि हम ग्रुप को हेल्प कर सकें कॉमन स्टोरी की तरफ पहुंचने में। एग्जैक्टली। तो सर वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जैसे उसने बोला कि वी आर डिस्कसिंग फॉर द कॉमन स्टोरी, राइट, नॉट द बेस्ट स्टोरी। राइट। हम क्या करते हैं सर, हम सोचते हैं बेस्ट स्टोरी बतानी है, उसमें हम सर लड़ पड़ते हैं। हमको सर वहाँ पे कॉमन स्टोरी बतानी है, हो सकता है कि उसके आइडिया ज़्यादा अच्छे हों, बट अगर ग्रुप ने इस बात को मान लिया कि ठीक है भाई हम इस थीम को लेके आगे बढ़ते हैं, तो आई थिंक वी शुड गो विद दैट थीम, और हमको वहाँ पे पुट इन करना है अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। तो कॉमन स्टोरी की बेस्ट स्टोरी के बजाय सर हम कॉमन स्टोरी पे जाएंगे तो वो ग्रुप को लीड करेगा। सर आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड अ पॉइंट कि जैसे जब हमें पिक्चर दिखाई जाती है तो हम राइट कर रहे होते हैं, कभी कभी हमारी स्टोरी पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती, तो उसमें हमें बिल्कुल ही अपना होप्स लूज़ नहीं करनी, जब क्योंकि मेन पार्ट नरेशन है। जब हमारी शीट्स कलेक्ट हो जाती हैं उसके बाद काफ़ी टाइम मिलता है, 15, 20, 25 मिनट का, और डिपेंडिंग ऑन द क्राउड टाइम घट बढ़ भी सकता है। तो उस टाइम में अगर आप अपनी नरेशन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, इवन आपकी स्टोरी पूरी नहीं भी लिखी है तब भी आप अपनी जो नरेशन है उसको इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर लो कि लाइक मैं भी फ्रेशर था और मेरे ग्रुप में रिपीटर्स भी थे, लेकिन वो नरेशन मेरी इतनी अच्छी थी और डिस्कशन भी कि लाइक दे चोज मी एज द ग्रुप कॉमन स्टोरी। तो मतलब यही है कि स्टोरी पे उतना मैटर नहीं करता, अगर आपकी नरेशन बहुत अच्छी है तो लाइक इट इज़ ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। एग्जैक्टली, नरेशन अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब मतलब बहुत सारे ऐसे मिथ्स भी चलते हैं SSB से रिलेटेड, मतलब ऐसा कोई मिथ आपने सुना ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फेज कि ये एक चीज़ है, और जब आप रिकमेंड हुआ तो आपको लगा कि यार ये तो बस वैसी कही सुनी बातें थी, काइंड ऑफ मिथ ही था, ये एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं होता है? One thing, sir, surely I would like to point out, at least in my personal experience, people like study a lot about defense. Like they just go in the depths of defense कि कौन सा एयरक्राफ्ट में कितना फ्यूल भरता है, कौन सा फ्यूल भरता है, टायर का साइज क्या होता है, कितने लोग बैठते हैं, कौन सी मिसाइल दागता है वो, मिसाइल्स के बारे में पूरे टाइप्स जान लेंगे कि लैंड टू एयर जाती है, लैंड टू लैंड जाती है, मेनी डिफरेंट थिंग्स। और ये मुझे SSB जाके पता चला, बिकॉज आई हैवंट स्टडीड ऑल दोस थिंग्स। आई नो द बेसिक स्ट्रक्चर, द रैंक स्ट्रक्चर, हाउ इट वर्क्स एंड बेसिक थिंग्स, बट आई डोंट नो दिस इंट्रिकेसीज ऑफ द सिस्टम्स की हर सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, जो वेव रेडार है वो कौन से फ्रीक्वेंसी पे वर्क कर रहा है। आई डिडंट नो दिस थिंग्स, बट देयर वर मेनी स्टूडेंट्स हु जस्ट केम विथ ऑल दिस डाटा इन देयर नोटबुक्स एंड दे वर जस्ट रट्टोफाइंग इट, मतलब इतना ज्यादा उसको रीड कर रहे थे। बट इन माई पर्सनल एक्सपीरियंस दे आस्क नल क्वेश्चंस आउट ऑफ इट। दे जस्ट आस्क यू कि आपको कौन सा प्लेन उड़ाना पसंद है, उसके स्पेसिफिकेशंस पूछ लेंगे, मोर और लेस वो, और बाकी आपके स्ट्रक्चर के ऊपर। बट कई लोग ये होता है जो डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, जनरल बच्चे भी, उनको ये लगता है कि मैं डिफेंस नॉलेज वीक है, दैट कुड बी अ रीजन ऑफ माई रिजेक्शन, बट दैट कैन नॉट बी अ रीजन ऑफ रिजेक्शन, बिकॉज आप वहां जाके ऑलरेडी वो सीख जाओगे, सो दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। एग्जैक्टली, यू गॉट रिकमेंडेड फॉर एयरफोर्स? यस सर। राइट। हाँ, तो ये जो मिथ है ये एक्चुअली में चीज़ एक्चुअली ऐसी होती है ना कि डिफेंस नॉलेज जो होता है वो डिपेंड करता है आपके बैकग्राउंड पे। यस सर। इफ यू आर फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड, आपसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। इफ यू आर फ्रॉम NCC, आपसे एक्सपेक्टेशन उस हिसाब से रहेगी। बट इफ यू आर फ्रॉम कंप्लीट सिविलियन बैकग्राउंड, आप किसी गांव से पढ़े लिखे हो, आपका ना ही NCC रहा ना कुछ, तो आपसे उतना ज्यादा वो एक्सपेक्ट करेंगे ही नहीं, है ना। तो SSB एक ऐसा प्रोसेस है, मुझे ऐसा लगता है कि इसके सवाल भी पर्सन टू पर्सन चेंज होते हैं और एक्सपेक्टेशन भी पर्सन टू पर्सन चेंज होती है, तो इसमें सही गलत जवाब जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। एनी मिथ दैट यू गाइज वुड लाइक टू से, जो आपने सुना था और एक्चुअली में वो मिथ ही था? सर एक तो ये था कि मतलब
मुझे तो नहीं पता था, साथियों ने ही बताया था कि अगर तुम्हारी कॉन्फ्रेंस मतलब जितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी, मतलब अगर जल्दी ख़त्म होगी तो तुम्हारा श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन है। तो मेरी चल गई थी वो 4-5 मिनट, तो मेरी मतलब हालत ख़राब हो गई थी। मैंने कहा इतनी लंबी चल गई, अब तो नहीं होना है, बट फिर हो गया था। तो ये तो सर मिथ ऐसा है, कुछ पता नहीं चलता है। लंबी कॉन्फ्रेंस तब भी बाहर, शॉर्ट कॉन्फ्रेंस तब भी बाहर, शॉर्ट कॉन्फ्रेंस अंदर भी, लंबी कॉन्फ्रेंस अंदर भी। एग्जैक्टली। एक सर मिथ है जो मैं शेयर करूंगा। मिथ क्या है सर, वो आजकल तो बस हो रखी है क्योंकि काफ़ी लोगों ने देख रखी, काफ़ी लोगों ने बता रखा है। जब पहले प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, ये था कि आप जब वहाँ आओगे, पहुंचने से लेके आपके खाने से लेके आपके चलने तक, वो सब आपको देखते हैं कि आप कैसे बैठते हो, कैसे आप मुस्कुराते हो। मुझे लगा यार मैं खा रहा हूँ, तुम उस पर क्यों मुझे जज कर रहे हो? मुझे टास्क है, तुम्हारे इतने सारे टास्क हैं। फिर सर व्हेन आई मेट फ्यू ऑफ द ऑफिसर्स, तो उन्होंने कहा भाई इतने टास्क हमारे पास हैं, DIPR क्वालिफाइड जो है तुम्हारे साइकोलॉजिस्ट हैं, GTOs हैं, वो क्यों तुमको चलने में जज करेंगे? एग्जैक्टली, वो तुम्हें सोते हो क्यों देखेंगे? Exactly. और कोई काम नहीं उनका। ये हमारे टाइम पे होता था, अब तो ये मिथ काफी हद तक खत्म हो गया है। Exactly, sir, अब best हो रखा है। When I appeared for SSB for the very first time ना, तो मैं गांव का रहने वाला था, उधर किसी ने सोची भी नहीं थी ये चीजें। SSB का मतलब वहाँ पर सशस्त्र सीमा बल समझते थे। तो मैं SSB जा रहा हूँ तो बोलते थे अच्छा तुमको तो दौड़ते हुए किसी दिन रोड पे देखे नहीं, ऐसे फिजिकल निकालो। मैं अरे क्या समझाऊंगा, मैं कहा ठीक है निकाल लेंगे। तो हमें भी यही सुना था कि अब पहले तो ऐसा होता था ना कि स्टेशन में जब आप उतरते थे वहाँ बाकायदा बस आती थी ले जाने के लिए। एक दिन पहले आपको रिपोर्टिंग करवाई जाती थी आर्मी में, और बस आती थी बाकायदा ले जाने के लिए। तो उस समय क्या होता था कि बच्चों को जैसे सबने सुन रखा होता था कि वहीं से टेस्टिंग चालू हो जाती है, तो बहुत से बच्चे फटाफट से दौड़ के बस के ऊपर चढ़ जाते थे कि हम सामान ऊपर रखेंगे, हम सामान ऊपर रखेंगे, हम सामान ऊपर रखेंगे। उनको लगता है यहीं से रिकमेंड हो जाएंगे। उसके बाद जब मेस में खाना खाने भी जा रहे हैं तो वहाँ भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, जो मेस वाले लोग हैं उनसे भी अंग्रेजी बोल रहे हैं, अंग्रेजी समझ नहीं आ रही उनको। पहले दिन तो अब वो तो जज तुम्हें रियल में कर रहा है कि ये बिना मतलब का तेज बन रहा हमारे सामने। तो भाई टेस्टिंग एरिया में ही होती है, कैंडिडेट लाइन्स तुम्हारे एंजॉय करने के लिए होता है, बस जितना एंजॉय कर सकते हो वहाँ करो। अच्छा, एक और चीज़ कि ये फिजिकल फिटनेस का मतलब कितना रोल है SSB में? सर फिजिकल फिटनेस मोर ऑन आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। वहाँ पे कोई ऐसा टेस्ट नहीं होता है अदर देन आपका ग्रुप ऑब्स्टिकल और द आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। उसके अलावा मुझे नहीं लगता सर कोई ऐसा फिजिकल स्टेमिना वाला कोई आपका टास्क होता है। बट सर अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप इंटरव्यू देने बैठेंगे तो सर आप इंटरव्यूअर के सामने एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ बैठेंगे। आप सर लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, आप सर ग्रुप डिस्कशन में बैठेंगे तो यू विल बी सिटिंग विद अ ग्रेट कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली सर वो चीज़ वहाँ मैटर करती है। Also sir, like there should be a very nominal level of fitness, that is also okay, but you should be able to carry yourself. Like हमारे ग्रुप में एक बंदा था स्नेक रेस में या बाकी टास्क में भी, he was so heavy that he wasn't able to lift himself up. तो उस अकेले को ऊपर चढ़ाने के लिए 5-5 लोग लग जा रहे थे कि उसको ऊपर चढ़ा रहे हो। Like you should not be a liability. हाँ, you should not be a liability to the group. That you should ensure कि इतना बेसिक लेवल ऑफ फिटनेस है कि यार वो 8 फीट की दीवार है तो उस पे भले ही दम लगे बट मैं चढ़ जाऊँ, टाइम लेके अपने आप चढ़ जाऊँ। मैंने एक मॉक इंटरव्यू में देखा था सर कि देयर वाज अ कैंडिडेट, उसका वेट 87 kg था, तो BMI उसका 24 समथिंग था। तो इंटरव्यूअर आस्क कि यार वन ऑफ योर, ही टोल्ड कि सर वन ऑफ माय स्ट्रेंथ इज माय डिटर्मिनेशन। तो वहाँ पे सर उसने उसको कॉन्ट्रडिक्ट किया कि यार यू आर डिटर्मिनेंट बट यू आर नॉट एबल टू लूज अप योर वेट। तो सर वो चीज़ भी आ जाती है ना कि अगर आपकी OLQ एक है डिटर्मिनेशन, योर डेडिकेशन, सो व्हाई यू आर नॉट एबल टू लूज योर वेट। ये तो है यार। विल आस्क 1 or 2 क्वेश्चन ओनली। मतलब बहुत सी बातें हमने करी एंड मतलब बहुत सी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक और मैं सवाल मैं पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि OLQ को लेकर बहुत सी बातें होती हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। मतलब हम इसे आपके अकॉर्डिंग कैसे हम इसे डे टू डे लाइफ में अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं? सर फॉर मी OLQ तो हम डे टू डे लाइफ में करते ही हैं, जैसे सर अभी हम बैठ के कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर GD, ये एक तरीके से GD है। एग्जैक्टली। फिर सर हम इनिशिएट करते हैं। हम घर में मम्मी ने कुछ काम करने को बोला, हम छोटे भाई को ना बोल के हम खुद जाके कर सकते हैं। ठीक है, अपनी चीज़ों को कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखें, क्विक डिसीजन मेकिंग, ऑल दीज थिंग्स जो हम डेली कर रहे हैं वो सर कहीं ना कहीं OLQ है। लेकिन सर हम उसको उस तरीके से नहीं सोचते हैं, हम सेल्फ अवेयर नहीं है कि हम वो करते हैं। हम में से काफ़ियों में कई सारी OLQs हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम ये है सर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते हैं, तो हमको वो आइडिया नहीं लग पाता है कि हमारे अंदर वो OLQs हैं। अगर हम बैठ के सोचें ना सर तो हमारे अंदर आउट ऑफ 15 आई गेस 6-7 OLQs सबके अंदर होती हैं, बट वो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाला जो पार्ट होता है ना सर वो मिसिंग होता है। ये बात तो है यार। कुछ और आप बताना चाहेंगे OLQ से रिलेटेड? सर ऑल्सो आपने कहा था इनकलकेट कैसे करना है OLQs,
तो OLQs इनकलकेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप में वो OLQ नहीं है. And once you recognize कि yes, I don't have the leadership quality, let's say, for suppose you don't have the leadership quality, how will you build it? कि आप खुद कोशिश करोगे, भले बेइज्जती हो यार मेरी, बट मैं कोशिश अपनी पूरी करूंगा कि मैं फ्रंट पे आके लीड कर सकूं. Exactly. ठीक है, वहां पे आप ये नहीं कर सकते ऑब्वियसली SSB में, बट उसके पहले यू हैव टू डेवलप दैट थिंग इन यू. अभी लाइक वी इंटरेक्टेड विद स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स, वी वेंट देयर, वी इंटरेक्टेड विद देम. देयर वाज अ बिट ऑफ हेजिटेशन इन मोस्ट ऑफ देम. Exactly. दे वांट टू आस्क, बट वो अपने आप को पुश बैक कर रहे थे, यार मैं पूछूंगा अगल बगल वाले क्या सोचेंगे. सो यार जब तक तुम अगल बगल वालों का देखते रहोगे तो अगल बगल वालों जैसे ही बने रहोगे. Exactly. सो यू जिसने करी शर्म उसके आए नंबर कम, एज सिंपल एज दैट. नहीं, सही बात है. ठीक है, सो इफ यू वांट टू, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम. यस सर, एग्जैक्टली. सो दैट्स द थिंग आई वांट टू ऐड कि अगर पहले आप आइडेंटिफाई करो और फिर आपको लगता है मुझसे ये नहीं होता तो बस वही करना है. Exactly. At the end, last one question, और ये question क्या मैं ये चारों से आपसे पूछना चाहता हूँ. Any one message that you guys would like to give to the aspirant who are appearing for NDA 12025 or not only NDA 12025, जो आगे जा करके NDA के लिए अपीयर होना चाहते हैं, सबके तरफ से एक एक मैसेज. सो सर मेरा मैसेज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा. मैंने जितनों से इंटरेक्ट किया है, दे ऑल हैव सम वरीज एंड सम ट्रबल्स, बट मेरा मानना है यार चिंता करने के कोई नंबर नहीं है, ना रिटर्न में ना SSB में. सो हमेशा एक फ्री माइंड से, एक हैप्पी माइंड से रहो, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और उनको टैकल करो. सोचो कि हाँ अब ये प्रॉब्लम आ गई है, अब उसको नेविगेट कैसे करना है वो तुम्हें देखना है, रादर देन कि अरे यार मैं तो स्कूल में बोर्ड एग्जाम है, प्री बोर्ड चल रहा है, मैं NDA कैसे दूंगा, मैं तो NDA 1 खराब चला गया, मेरे पास तो बस 3 अटेम्प्ट बचे, मैं कैसे करूँ. वाई यू आर टेकिंग थिंग्स इन नेगेटिव वे. तो क्योंकि चिंता करके कुछ नहीं होना यार, जो हो गया सो हो गया, जो अभी हाथ में है. Think about the controllables. That's the only message I want to give. कि be happy and think about the controllables. बाकी तो होता रहेगा. You will get selected. बाकी तो देखी जाएगी. देखी जाएगी. सर मैं तो यही कहूँगा आखिरी में कि बस लगे रहो, आज नहीं तो कल होगा. और अगर इस जर्नी में SSB ऐसी चीज़ है, पर्सनैलिटी के टेस्ट, अगर आप इसमें कुछ नहीं हुआ तो कुछ तो सीख के ही जाएंगे, पर्सनैलिटी इंप्रूव ही होगी और वो कभी ना कभी तो कभी काम आएगी ही आएगी. और अगर लगे रहेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा. मुझे ही देख सकते हो तुम. SSB नहीं हुआ लेकिन अच्छा बहुत कुछ हो गया. हाँ, व्हाट इज योर मैसेज? सर यही है कि मतलब कभी गिव अप नहीं करना चाहिए. इस जर्नी में बहुत सारे ऐसे फेजेस आएंगे जब गिव अप करने का मन होगा. फ्यूचर का भी सोचिए कि इतनी टफ लाइफ है, इतनी टफ ट्रेनिंग है, क्या करूँगा. लेकिन मतलब अपने पेरेंट्स का चेहरा सामने लाओ, उनकी खुशी का सोचो और बस करते जाओ. और जैसा कि उसने बोला कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखो. प्रॉब्लम्स आएंगी, वो सभी की लाइफ में आती हैं, लेकिन इधर यू कैन टेक देम इन अ नेगेटिव वे और इन अ पॉजिटिव वे, दैट हाउ टू फाइट बैक. तो वो फाइट बैक वाला माइंडसेट रखो और जब भी गिरो उतनी बार उठो और इवेंचुअली यू विल सक्सीड. एक्जैक्टली. सर मेरा लास्ट मैसेज यही होगा कि डोंट बी टू डेस्परेट फॉर इट. सर NDA की जो प्रिपरेशन है ना सर, ये बहुत ही चिल मूड से कर सकते हैं हम. आप देखो ना सर, इतने नंबर ऑफ आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कि अलग अलग कॉन्सेप्ट के हैं. Exactly. तो आप कभी मैथ से बोर हुए बायो पढ़ लो, बायो से बोर हुए करंट अफेयर्स पढ़ लो, करंट अफेयर्स से बोर हुए आप इंग्लिश पढ़ लो. एंड अगेन सर फॉर SSB इतने सारे नंबर ऑफ टास्क, टेट, वेट, SRT, PGT, SGT. तो सर फाइनली मेरा यही है कि सर करते रहो और सीखते रहो, सेल्फ अवेयर रहो. और सर आसिम सर वही कहा करते हैं कि क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा तो ज़रूर होगा. अरे शाबाश. तो कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा ज़रूर होगा. सही बात है यार. सो ऑन दिस नोट वी विल एंड दिस डिस्कशन एंड होपफुली इस डिस्कशन से तुम्हें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली होंगी, तुम्हें बहुत सारे इंसाइट्स मिले होंगे कि हाउ कैन यू बूस्ट अप योर प्रिपरेशन. SSB के लिए कैसे कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में. रिटन के लिए तुम्हें टिप्स मिल गए होंगे फ्रॉम योर सीनियर्स. और इतना ही नहीं, तुमने अपने सीनियर्स के चेहरे भी देख लिए जो तुम्हें एकेडमी में ज़रूर देखने को मिलेंगे. वहाँ जाकर तुम मक्खन इनको लगा सकते हो कि भैया हमने आपकी वीडियो देखी थी, वहाँ से आपसे ये चीज़ सीखा है, तो साथ रगड़ा तुम्हें कम दे. बाकी रगड़ा जितना दे सकते हो देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. एट द एंड फ्रॉम द होल डिफेंस वाला फैमिली आई वुड लाइक टू अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल एंड दैट्स अ सिंपल थिंग. बेस्ट ऑफ लक फॉर द ट्रेनिंग. हैव अ सेफ ट्रेनिंग एंड और बोलने के लिए कुछ नहीं है. चलो फिर मिलेंगे फिर ऐसे किसी वीडियो में और कैडेट्स के साथ. एंड वेरी सून आई वुड लव टू इंटरेक्ट with you all guys, and at the end, as I always say, have faith in yourself. You all are going to make it this time. My day is waiting for you and we are also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए जय हिंद.